यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने किल कर दिया ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर कसीम सुलेमानी। ईरान सडनली बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। और यूएस को कहा गया द ग्रेट सैटन। ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। ये हिस्ट्री का फर्स्ट डिजिटल सैबोटाज ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी था। बात यही खत्म नहीं हुई। 2010 से 2012 के बीच ईरान के मल्टीपल न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी असैसिनेट किए गए। एक्सप्लोजन के बाद कंफर्म होता है खमीनी किल। ईरान, इजराइल और अमेरिका आज हेडलाइंस में लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है ये वॉर आज शुरू ही नहीं हुआ। ये वॉर शुरू हुआ था उस दिन जब एक देश की सरकार से बदली नहीं, पूरी आइडियोलॉजी बदल दी गई। 1979 जब ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उस दिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी इनविजिबल वॉर शुरू हुई जो आज तक ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन अब वो शैडो वॉर ओपन वॉर बन चुकी है। देखो, ईरान और इजराइल एनिमीज क्यों हैं? 1979 तक ईरान और इजराइल एक्चुअली एनिमीज नहीं थे। ईरान उस टाइम एक प्रो वेस्टर्न कंट्री था और यहाँ के रूलर थे शाह मोहम्मद रिजा पहलवी, और ईरान का रिलेशन यूएस और इजराइल दोनों से फ्रेंडली था। लेकिन 1979 में हुआ ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन को लीड किया अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। ईरान सडनली बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। न्यू रिजीम ने ओपनली डिक्लेयर किया इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट और यूएस को कहा गया द ग्रेट सैटन। यहीं से स्टार्ट हुआ ईरान वर्सेस इजराइल शैडो वॉर। ईरान डायरेक्ट वॉर अवॉइड करता है, इंस्टीड यूज करता है प्रॉक्सी ग्रुप्स को। ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बेस लेबनान में है। फॉर्मेशन इसका 1980s के अराउंड हुआ था और इसे ईरान ही सपोर्ट करती है। ईरान हिजबुल्ला को वेपन्स, ट्रेनिंग, फंडिंग प्रोवाइड करता है और गोल इसका सिंपल है, इजराइल पर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करना। इसी तरह ईरान मल्टीपल प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है, जैसे कि हमास जो कि फिलिस्तीन से ऑपरेट करती है, हुती रिबल्स जो कि यमन से ऑपरेट करती है, छोटे छोटे मल्टीपल मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि इराक और सीरिया में भी हैं। और इसी नेटवर्क को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, 2000 के अर्ली ईयर्स में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। ईरान का क्लेम था ईरान इज डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इजराइल और यूएस को सस्पिशन हुआ कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता। इसलिए ईरान ने डिसाइड किया स्टॉप ईरान एट एनी कॉस्ट। तो इन सबको टैकल करने के लिए इजराइल के पास एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद। ये एजेंसी फेमस है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए। मोसाद को मिशन मिला ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकना। इसी मिशन के चलते लास्ट 20 ईयर्स में ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हुआ, बहुत सारे साइबर अटैक्स भी हुए एंड बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन हुआ। और फिर 2010 में हुआ एक शॉकिंग साइबर अटैक। इस अटैक का नाम था स्टुक्सनेट। ये मालवेयर स्पेशली डिजाइन किया गया था ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। साइबर वेपन ने सेंट्रीफ्यूग्स को मैनिपुलेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये अटैक ज्वाइंटली डेवलप किया गया था इजराइल और यूएस का इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ओलंपिक कैंप। ये हिस्ट्री का फर्स्ट डिजिटल सैबोटाज ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी था। और बात यही खत्म नहीं हुई। 2010 से 2012 के बीच ईरान के मल्टीपल न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी असैसिनेट किए गए, जिसमें टारगेट्स इंक्लूड थे मसूद अली मोहम्मदी, मजीद शाह रियाड़ी, मुस्तफ़ा अहमदी रोशन। असैसिनेशन एक्सट्रीमली प्रिसाइज था। मोटरसाइकिल अटैकर्स मैग्नेटिक बॉम्ब अटैच करते थे कार्स पर और सेकेंड्स में एक्सप्लोजन और अगले सेकेंड ही टारगेट न्यूट्रलाइज। ईरान ने ब्लेम किया इजराइल के मोसाद को, बट ऑफिशियली इजराइल ने कभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी वाइडली बिलीव करती है कि ये कोवर्ट इजरायली ऑपरेशन थे। और इसी तरह मोसाद ने ढेर सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए, जैसे कि द कसीम सुलेमानी किलिंग 2020। 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने किल कर दिया ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिटेंट कमांडर को, कसीम सुलेमानी।
सुलेमानी हेड थे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के और स्पेसिफिकली क्वाड्स फोर्सेस जो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ऑपरेशन मैनेज करता था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऑर्डर दिया था स्ट्राइक करने का। इस एसेसिनेशन ने मिडिल ईस्ट को वॉर के एज पे लाकर रख दिया। ईरान ने रिस्पॉन्स में इराक के यूएस बेसिस पर मिसाइल्स फायर किया और इसी तरह वॉर एस्केलेट होते रहे। फिर फाइनली 7 अक्टूबर को हमास ने 1000+ इनोसेंट इजराइल सिविलियंस को मार दिया और कुछ को हॉस्टेल बना लिया। फिर क्या, इजराइल ने रिटेलिएट किया और हमास के सारे बेसिस डिस्ट्रॉय करने लगे। गाजा पूरी तरह अनस्टेबल हो गई। इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन ईरान के एलाइज इन्वॉल्व थे, जैसे कि हिजबुल्ला जो लेबनान बॉर्डर से ऑपरेट कर रहा था, हुती रिबल्स यमन से, और इसी तरह ये और एस्केलेट होता रहा और फाइनली ये सेडो वॉर एक रियल वॉर में बदल गया जब यूएस इजराइल ने ईरान को बॉम्ब किया, जिस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी 2026 अर्ली मॉर्निंग इजराइल और यूएस सीक्रेटली लॉन्च करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये ऑपरेशन मंथ तक प्लान किया गया था। इसमें एजेंसी इन्वॉल्व थी मोसाद, सीआईए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस और यूएस सेंट्रल कमांड। इनका गोल क्लियर था, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। 6:15 GMT मोर देन 100 एयरक्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम यूएस बेसिस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इजरायली एयर बेसिस, ये सब एक साथ लॉन्च होते हैं और इनके साथ क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन, स्टील फाइटर जेट्स ये लॉन्च किए जाते हैं। टारगेट्स में इंक्लूड होता है मिलिट्री कमांड सेंटर्स, मिसाइल बेसिस, आईआरजीसी की कुछ फैसिलिटीज। और इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल टारगेट थे अली खौमेनी का कंपाउंड। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस ने वीक्स तक मॉनिटर किया था उनके कॉन्वॉय मूवमेंट को, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को और सिक्योरिटी पैटर्न्स को, और फिर एक प्रिसीजन स्ट्राइक डायरेक्टली कंपाउंड पर हिट करता है। एक्सप्लोजन के बाद कंफर्म होता है खमीनी किल्ड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्राइक में मरने वालों में ईरान के सेवरल हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल थे, जैसे कि आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी, क्वाड्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी एंड डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, बसीज कमांडर गोलमेरा सोलेमानी एंड एडवाइजर्स लाइक अली समखानी। और देखते ही देखते ईरानी लीडरशिप की पूरी स्ट्रक्चर सडनली कोलैप्स हो जाता है। स्ट्राइक के कुछ आवर्स बाद ही ईरान भी रिटेलिएट करते हैं। ईरान फायर करता है बैलिस्टिक मिसाइल, कामाकाजी ड्रोन और टारगेट होती है इजरायली एंड यूएस बेसिस इन गल्फ कंट्री, जो कि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई में थे। इजरायली का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम मेजॉरिटी मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ मिसाइल्स इंपैक्ट करते हैं और बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट होती है। 1 मार्च 2026 इजराइल सेकेंड वेव एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है और टारगेट करती है तेहरान मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल लॉन्च साइट्स और बहुत सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, और साथ में ईरान भी एस्केलेट करता है। ईरानियन फोर्सेस शिपिंग रूट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ऑयल का 20% सप्लाई इसी रूट से पास होता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो जाते हैं इनके रुक जाने के बाद। खोमेनी के डेथ के बाद ईरान में ह्यूज पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल बनाया जाता है जिसके मेंबर्स इंक्लूड होते हैं ईरान प्रेसिडेंट, जुडिशियल हेड और गार्जियन काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स न्यू सुप्रीम लीडर सेलेक्ट करता है। 2 मार्च 2026 ईरान का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्ला नदर्न इजराइल पर रॉकेट फायर करता है। हिजबुल्ला के पास थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स हैं, इससे इजराइल के नदर्न सिटीज डेंजर में आ जाते हैं। इजराइल रिस्पॉन्ड करता है मिसिव एयर स्ट्राइक लेबनान में करके, हिजबुल्ला के बेसिस को डिस्ट्रॉय करके। इस मोमेंट पर कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर बनने लगता है। अब यहाँ पर नेवी भी इन्वॉल्व हो जाती है। यूएस नेवी गल्फ रीजन में ईरानी नेवल फोर्सेस को टारगेट करते हैं। एक मेजर इंसिडेंट भी होता है जिसमें यूएस सबमरीन टॉर्पीडो अटैक से ईरानियन वॉरशिप सिंक हो जाता है। ये नेवल एस्केलेशन एक्सट्रीमली सीरियस सिग्नल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सबमरीन डूब गया हो। 3 मार्च 2026 इजराइल और यूएस फिर से स्ट्राइक करते हैं नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, और नतांज ईरान का मेजर यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लेटर कंफर्म करता है कि फैसिलिटी डैमेज हुआ है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम परस्यू कर रहा था तो ये एयर स्ट्राइक
उस प्रोग्राम को सीवियरली डिले कर सकती है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व होती है। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी मीटिंग कॉल करते हैं और यूएन सेक्रेटरी जनरल वार्निंग भी देते हैं कि मिडिल ईस्ट फुल स्केल वॉर के एज पे है, और साथ में रसिया और चाइना इनका कंडेम भी करते हैं। लेकिन यूएस और इजराइल डिफेंड करते हैं ये ऑपरेशन को, और उनका आर्गुमेंट होता है ईरान न्यूक्लियर थ्रेट बन रहा था, इसलिए अटैक करना इम्पोर्टेंट था। अब इसी तरह दोनों इजराइल यूएस मिलकर ईरान पर अटैक्स करते रहते हैं, और साथ में ईरान भी उसका जवाब देते जाता है। और दिन आता है 11 मार्च 2026। ईरान अपॉइंट करता है न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी को। ये अली खमीनी के सन है। मुस्तफा का टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है आईजीसी के साथ, और मार्क माय वर्ड, ये बहुत कट्टर है अपने विचार को लेकर के, अपने पिताजी से भी ज्यादा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो फरवरी स्ट्राइक में स्लाइटली इंजर्ड भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो न्यू सुप्रीम लीडर बनते हैं और आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि हार्ड रिटेलिएशन की तैयारी करो। वॉर का इंपैक्ट यूरोप तक पहुंचा जाता है। मल्टीपल ईरानी मिसाइल्स मेडिटेरियन रीजन्स क्रॉस करते हैं, और नाटो डिफेंस सिस्टम तुर्की के नियर मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करते हैं। इससे नाटो भी इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। अब लेबनान की इधर भी एस्केलेशन हो रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह क्लैशेस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स बेरूट सबवर्स तक पहुंच जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज रिपोर्ट होते हैं। लेबनान गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए, और इसी तरह एस्केलेशन कंटिन्यू रहता है। व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं। सिनेरियो 1, लिमिटेड वॉर कंटिन्यू करेगा। सिनेरियो 2, रीजनल वॉर इन्वॉल्विंग लेबनान, गल्फ स्टेट, ये वॉर चलता रहेगा। सिनेरियो 3, ये डायरेक्ट ईरान इजराइल फुल स्केल वॉर हो जाएगा। अगर थर्ड सिनेरियो हुआ तो मिसाइल रेन करेगा तेहरान, तेल अवीव और गल्फ बेसिस पर, और यूएस मिलिट्री फुल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान अभी भी रिटेलिएशन कर रहा है, इजराइल अभी भी एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू कर रहा है, और यूएस नेवी भी पर्सियन गल्फ में डिप्लॉयड है। मतलब ये सिर्फ बिगिनिंग थी, एंड नहीं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जैक्टली क्या है, ईरान इससे लेवरेज कैसे यूज करता है, और कैसे एक नैरो सी रूट इंडिया के किचन से लेकर ग्लोबल स्टॉक मार्केट तक इंपैक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हॉर्मुज 7 डेज के लिए बंद हो गया तो दुनिया के साथ क्या होगा? अगर आप जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ न्यूज की तरह नहीं बल्कि सिस्टम की तरह समझना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम डिकोड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रियल पावर, और कैसे ये 34 किलोमीटर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये हम सबकी एनर्जी सिक्योरिटी की स्टोरी है। थैंक यू।